हेलो एंड वेलकम टू सेमी सर्कल्स नीट फिजिक्स कोर्स। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर और आज हम लोग शुरू करेंगे मोशन ग्राफ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम लोग समझेंगे मोशन के ग्राफ्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे समझते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स। तो हम लोग पहले समझते हैं ये चीज क्या है। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है, एक तो पोजीशन का मतलब क्या है ये हमने बता दिया। पोजीशन का मतलब है किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट जब ओरिजिन से मेजर करते हैं। कहीं और से मेजर करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जब ओरिजिन से मेजर करेंगे तो उसे हम कहेंगे पोजीशन। यानी कि बेसिकली किसी चीज की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है ना, जब हम लोग ग्राफ्स की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में ही मेजर करते हैं, उसकी डिस्टेंस जो ओरिजिन से कितनी है वो चीज है पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है टाइम एक ऐसी चीज है जो सबसे इंडिपेंडेंट होती है और इसीलिए हमेशा एक्स एक्सिस पर रहती है। इस बात को कभी भूलना नहीं है। जब भी टाइम रहे किसी ग्राफ में तो वो ऑलवेज एक्स एक्सिस पर होगा। तो टाइम है एक्स एक्सिस पर और पोजीशन है वाई एक्सिस पर। हालांकि पोजीशन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं लेकिन ये वाई एक्सिस पर है, इसको याद रखिएगा। हमारे पास में ये एक ग्राफ है, ओके। इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं। यहां पर देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसमें एक्स एक्सिस में जब हम आगे बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है तभी तो ये हम लोग इस लाइन पर आगे चल रहे हैं, या ये समझे कि इस पूरे ग्राफ को ऐसे करके आगे रीड कर रहे हैं क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। जब टाइम आगे बढ़ता है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये y की वैल्यू हर जगह पर, हर पोजीशन पर ये जो y की वैल्यू है ये बढ़ते जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से बढ़ रही है। लेकिन यहां पर समझ में आ रहा है कि जब टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन उतनी नहीं बढ़ रही है, उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। और यहां पर क्या हो रहा है कि जब टाइम थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, इस तरह समझिए कि टाइम को जब हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखिए पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन यहां पर जब टाइम को हम लोग बढ़ाते हैं तो पोजीशन कम बढ़ रही है, यहां ज्यादा बढ़ रही है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम टाइम इंटरवल, ओके। ये कुछ फीचर्स हैं, आगे मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन आपको यह समझना है, ग्राफ रीड करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। कर्व्ड ग्राफ इस तरह का आप देखते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इक्वल टाइम इंटरवल पे जो चेंज इन वाई एक्सिस जो हो रहा है वो सेम नहीं होता है, ओके। इसी का तभी ये ग्राफ ऐसा कर्व्ड हो जाता है। ये बात आपको जान के रखनी है। आगे हम लोग यूज में लाएंगे, इसका यूज केस आपको बताया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इस स्लाइड पर। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर है कि अगर दो पॉइंट्स है ए और बी, ये दोनों पॉइंट क्या दर्शा रहे हैं कि ए पॉइंट का मतलब है कि इतने टाइम में, ये जो टाइम स्पेंड हुआ उसमें इतने टाइम के बाद, मान लीजिए ये टाइम है टी ए टाइम के बाद में पोजीशन क्या है? ये ए ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पर पोजीशन होगी ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है पोजीशन, ओके। और बी का मतलब है कि ये टाइम टी बी पर इसकी पोजीशन क्या है? ये है, ओके। तो हम लोग समझ सकते हैं अगर कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, इसका मतलब क्या है कि टाइम इतना चेंज हुआ डेल्टा टी, और इस चेंज टाइम में इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ कि इसकी पोजीशन डेल्टा एक्स चेंज हुई, ठीक है। इतना था इसका पोजीशन, यहां से बढ़कर के इतना आया, यानी चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पोजीशन में चेंज आया एट द टाइम डेल्टा टी। इसी को तो हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक चेंज इन टाइम में, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चेंज इन पोजीशन हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसको इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कि दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन
का स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि इसके लिए 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए होते हैं, एवरेज के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, कि इनिशियल और फाइनल, उन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितना है और टाइम कितना लगा। इंस्टेंटेनियस में ऐसा कुछ नहीं लगता है, किसी एक पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या वेलोसिटी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप दर्शाता है कि वेलोसिटी कितनी है। ये मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, याद रखिए। मैंने क्या बताया था कि किसी भी कैलकुलस में हम लोग जो पढ़ते हैं dy dx, ये रेट ऑफ चेंज को बताता है कि x चेंज होने पर y कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ये यहां से निकल, या फिर यहां से एक हमें रिलेशन मिलेगा, इसके एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू चेंज होने पे y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। यहां पर यही चीज हो जाती है dx dt, ठीक, यानी t की वैल्यू चेंज होने पर x की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक। एक रिलेशन मिलता है और एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ t पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर हमें ये t की वैल्यू थी tc, हमने निकाला कि इस tc वैल्यू पर वेलोसिटी क्या है। कैसे निकालेंगे? हमने एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया, इसका जो स्लोप होगा वही हमें बताएगा कि वेलोसिटी कितनी है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, dx dt, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया था, ये एक एक्स एक्सिस पर एक एंगल बनाएगा, एंगल मान लीजिए थीटा। तो इसी एंगल का जो tan होता है यही होता है क्या, स्लोप, और स्लोप होता है वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उसी को वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। क्योंकि यहां पर बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन है और टाइम है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से ही तो हमें मिलेगा ना dx dt, किसी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें थोड़ी dx dt मिलेगा। dx dt को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है इसका जो थीटा है, ओके, मतलब जो स्लोप वैल्यू कहां से मिलेगी, जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उसका tan थीटा, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ अगर रेस्ट पर है कोई बॉडी तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दर्शाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाता है कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसके साथ में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर पोजीशन चेंज होती तो क्या होता, एक स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड लाइन, कोई ऐसी लाइन होती जिससे हमें समझ में आता कि टाइम के साथ साथ पोजीशन बढ़ते जा रही है या घटते जा रही है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। अगर पोजीशन की एक इनिशियल वैल्यू हम ले लेते हैं तो क्या होगा, ये 0 पर टच नहीं रहेगा। मान लीजिए कि यहां पर इस पोजीशन को हमने लिया ओरिजिन, ओके, हमने इस पोजीशन को ओरिजिन माना और ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। जब हमने मेजरमेंट शुरू किया तो एक डिस्टेंस ऑलरेडी है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया c, तो क्या होगा, तब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि रेस्ट में है, लेकिन ये थोड़ा सा पोजीशन टाइम ग्राफ में y एक्सिस में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से दूर है। जब हमने मेजरमेंट शुरू किया t इक्वल टू 0, उस टाइम में भी इसमें एक इसका पोजीशन था c, समझ पा रहे हैं? तो ये c को मेंटेन रखेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा पोजीशन में। टाइम के साथ साथ पहले भी पोजीशन थी उसकी c, बाद में भी c हमेशा कांस्टेंट, ओके। ये रेस्ट में रहने पर हॉरिजॉन्टल लाइन जहां भी देखे पोजीशन टाइम ग्राफ में, इसका मतलब है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी इनक्लाइंड। अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब है रेस्ट में है। टेढ़ी अगर लाइन है, इंक्लाइंड लाइन है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कुछ भी करे, तो समझ जाइए कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्लोप ही तो वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए कांस्टेंट है हमेशा स्लोप, और स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए देखिए, अगर
ये पोजीशन हम लोग मेजर करते हैं ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगा ut x इज इक्वल टू ut। अगर पोजीशन हम जहां से मेजर करना शुरू करते हैं ओरिजिन के थोड़े इधर से, अगर यहां पर ओरिजिन हम मानते हैं ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर इसको ओरिजिन हम मानते हैं इस जगह को, तो क्या होगा, ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, इनिशियल जहां पे t इक्वल टू 0 में पोजीशन क्या होगी 0। लेकिन अगर हम इसको ओरिजिन मानेंगे इस जगह को, तो क्या होगा कि t इक्वल टू 0 में ऑलरेडी एक डिस्टेंस यहां पर होगा, एक गैप होगा, वो गैप ये वाला है, c मान लेते हैं अगर इसको, तो यहां पर एक गैप होगा, यानी कि थोड़ी ऊपर से ये इंक्लाइंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू सी प्लस यू टी। ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट है जो अगर ओरिजिन हमारा यहां है और ये ओरिजिन के करीब आ रही है, देखिए है ना, पोजीशन इसका क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना पोजीशन की वैल्यू, क्योंकि ओरिजिन के करीब आ रहा है। समझ रहे, ऐसे भी केसेस होते हैं। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से करीब आएगा तो क्या है, इस तरह की लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो पहले ज्यादा है, लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही है, राइट। और ऐसे केसेस में जो ये स्लोप होगा, देखिए ये जो स्लोप है, ये जो एंगल है, ये एक पॉजिटिव एंगल है, आपको पता होना चाहिए 0 to 90 डिग्री पे tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब ये वैल्यू 90 डिग्री से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जब बनेगा तो tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव स्लोप आएगा, tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है। ओके, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया। अच्छा, और यहां पर माइनस होगा, याद रखिए यहां पर c इज इक्वल टू माइनस यू टी। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ ये वैल्यू x की वैल्यू कमते जा रही है ना, तो कम कैसे होगी, जब यहां पर माइनस होगा। अच्छा, अब उसके बाद में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, बढ़ते जाएगी या घटते जाएगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, यानी कि ऑलवेज अगर बढ़ रही है तो बढ़ते ही जाएगी वेलोसिटी, और घट रही है तो घटते ही जाएगी। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, पैराबोला बनेगा, और इक्वेशन होगी इस तरह का, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने पढ़ा ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारा। इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट डिफरेंट होगा, यानी कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर डिफरेंट है। और प्लस जब इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया, तो क्या हुआ, ये कम स्टीप था, इसकी वैल्यू कम थी एंगल की, धीरे धीरे टेंजेंट की एंगल बढ़ते जा रही है, और टेंजेंट के एंगल से ही तो हमें पता चलता है वेलोसिटी का। इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है, यही तो है एक्सेलरेशन। तो इसको पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरह दिखाते हैं, यानी कि 0 से शुरू करके वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर कहीं ये हो कि वेलोसिटी शुरू में तो अच्छी थी और उसके बाद में कम हो गई, तो क्या होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, जहां पर शुरू में जब हम लोग इस इनिशियल पॉइंट्स पर अगर हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो ये ज्यादा स्टीप होगी, लेकिन धीरे धीरे इसका वैल्यू, थीटा की वैल्यू कम होते जाएगी, और यहां पर रुक जा रही है बिल्कुल, यानी इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्या, रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट पर आ जा रहा है, वेलोसिटी 0। समझ में आया। तो इस तरह से यहां पर इक्वेशन होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पे ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह का पैराबोला बनेगा। दोनों पैराबोला है, लेकिन दोनों का शेप अलग है, इक्वेशंस अलग है। अच्छा, चलिए अब एक प्रॉब्लम करके समझते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। इन ए लैब एक्सपेरिमेंट द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए और बी इज शोन बिलो। बढ़िया,
बेस्ड ऑन द ग्राफ डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी। हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, उन दोनों की ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमें पता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों की वेलोसिटी का रेशियो हमें पता लगाना है। वेलोसिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे? दोनों के स्लोप का रेशियो, वही तो वेलोसिटी का रेशियो है, राइट? तो दोनों के स्लोप का रेशियो निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं? जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं उसका tan। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? अच्छा चलिए, रेशियो में पूछा गया है, हम अगर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। दोनों एक ही चीज है, रेशियो भी एक तरह का डिवीजन है, ठीक है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर चलिए इसको ऐसे अगर लिखा जाए, tan ये क्या होगा? 45 VB क्या है? tan ऑफ 30, ठीक है? tan 45 क्या होगा? 1, और tan 30 कितना होगा? 1/√3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन है एक तरह का, इसीलिए डिवीजन में करके बाद में आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं। इसको मैं इधर भेज दूंगा, क्योंकि अगर इसे मैं रेशियो में लिखूं तो ये कुछ इस तरह का होगा। अगर डिवीजन में लिखता हूं, ये डिनोमिनेटर बिल्कुल ऊपर चल जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा √3:1, ठीक है? यानी फाइनली VA is to VB is equal to √3:1। ये है VA और VB के वेलोसिटी का रेशियो। हमने निकाला किस तरह से? सिर्फ ग्राफ को देख करके। यही है ग्राफिकल मेथड की आसानी। चलिए एक और क्वेश्चन है कि एनालाइज द ग्राफ टू डिटरमाइन द फॉलोइंग क्वांटिटीज। टोटल डिस्टेंस निकालना है, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी। बढ़िया, हमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? ओके, डिस्टेंस यहां पर कितना ट्रैवल हुआ? देखिए, पहले लेग ऑफ द जर्नी में जब टाइम 6 सेकंड तक, ये पार्टिकल 0 से लेकर के 40 मीटर तक गया, उसके बाद में अगेन ये 40 मीटर से -20 मीटर तक गया, और उसके बाद अगेन ये 0 मीटर पर आ गया। यानी कि जहां से शुरू किया था वहीं खत्म हुआ। टाइम भले ही बढ़े, आगे बढ़ा, लेकिन पोजीशन वापस घूम फिर कर वहीं आ गई। तो जो थर्ड जो है, तीसरा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट, हम यहां ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होगा? पहले तो ये 40 मीटर प्लस 40 और ये -20, ठीक है? अच्छा, -20 का क्या मतलब हुआ? -20 का मतलब हुआ, पहले इसको थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाकर समझते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ओके? ये ऑब्जेक्ट पहले जाता है 40 मीटर्स, यहां से 40 मीटर्स ऐसे मूव करता है, ऐसे, ठीक है? उसके बाद में ये 40 मीटर से -20 मीटर जाता है, यानी ओरिजिन के इस तरफ जाता है, लेफ्ट साइड में, यहां, अगेन यहां से यहां, ठीक है? और फिर तीसरी बार में कहां जाता है? अगेन ओरिजिन पर, यानी फिर यहां से यहां, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, ठीक है? ये इसका मतलब हुआ, इस ग्राफ का मतलब हुआ, ओके? तो डिस्टेंस कितना हुआ? 40 प्लस यहां से यहां जाने में कितना हुआ? 40 + 20 एग्जीक्यूटिव 60, और फिर ये -20 से अगेन 0 पर गया, यानी कि 20, यानी टोटल 120 मीटर्स डिस्टेंस हुई। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी होगी? टाइम कितना लगा पहले हम ये देखेंगे। 0 से लेके 18, 18 सेकेंड्स, टोटल 18 सेकेंड्स टाइम है ना, तो एवरेज स्पीड
अगर हम लोग लिखें एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 120 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 20/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड हुई। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0। दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द टू चिल्ड्रन राज एंड सिमरन आर रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ, ये स्कूल है, यहां से वो लोग घर लौट रहे हैं, फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स एम एंड एम। ये एम और एन ये है उनका, ये स्कूल है, स्कूल से एम और एन ये उनका घर है। किसका कौन सा घर है, राज का घर है एम, क्योंकि रेस्पेक्टिव लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिव होम्स का मतलब है पहले जो पहले आता है, राज का नाम पहले आया है तो होम इसका ये राज के लिए है और ये सिमरन का घर है। तो सिमरन जब घर पहुंचती है और राज जब घर पहुंचता है तो टाइम जैसा देख सकते हैं कि टाइम दोनों को कितना लगता है, बिल्कुल सेम टाइम लगता है, यानी एक टाइम पर राज और सिमरन घर पहुंच रहे हैं। क्यों, राज का घर पहुंचने का मतलब क्या है, जब वो ये एक्स वाई एक्सिस में जो ये एम है इस हाइट तक पहुंच जाए, वर्टिकल हाइट उसकी एम के इक्वल हो जाएगी जब इस लाइन की, इसका मतलब वो घर पहुंच गया। तो ये घर पहुंचता है इस पॉइंट पर, और सिमरन भी घर पहुंचती है कब, जब इस हाइट तक पहुंच जाए, सिमरन वाली लाइन जब इस हाइट तक पहुंच जाए एन, इसका मतलब कि ये घर पहुंच गई। तो जब देखते हैं कि ये जब दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव हाइट तक पहुंचते हैं तो बिल्कुल एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं, दोनों सेम टाइम पर घर पहुंच रहे हैं, इस ग्राफ से हमें पता चलता है। अच्छा, हुज होम इज क्लोजर टू स्कूल, किसका घर स्कूल से ज्यादा क्लोज है। तो देखिए ये ओ है, स्कूल है, किसका घर ज्यादा क्लोज हुआ, ऑफ कोर्स राज का घर ज्यादा क्लोज हुआ। वर्टिकल डिस्टेंस स्कूल से जिसकी सबसे कम होगी वो ज्यादा क्लोज है, तो यहां से समझ में आता है कि राज का घर ज्यादा क्लोज है। अच्छा, उसके बाद पूछा गया हु वॉक्स फास्ट, कौन ज्यादा तेज चलता है, ज्यादा तेज चलकर जा रहा है। तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी वही तो तेज चलेगा ना, और वेलोसिटी कैसे समझ में आएगी, जिसकी स्लोप, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का क्या मतलब है, स्लोप ज्यादा होने का मतलब है कौन सी लाइन ज्यादा स्टीप है, ज्यादा उठी हुई है, ज्यादा खड़ी लाइन है। ये सिमरन वाली लाइन जो है वो ज्यादा स्टीप है, इसका मतलब है कि सिमरन ज्यादा तेज चलती है, सिमरन इज वॉकिंग फास्टर। हु ओवरटेक्स हुम इन द जर्नी, कौन किसको ओवरटेक करता है जर्नी में। ओवरटेक का क्या मतलब है, क्योंकि किसी का डिस्टेंस ज्यादा था और कोई पीछे से आया और इससे आगे निकल गया। यहां पर हम देख सकते हैं राज, सिमरन जो है वो वॉकिंग शुरू करती है टाइम इक्वल टी इक्वल टू 0 पर नहीं, बल्कि उसके कुछ देर बाद, लेकिन वो तेज चल रही है और राज धीरे धीरे चल रहा है। तो एक टाइम के बाद में सिमरन की जो एक्स वैल्यू है लाइन की वो बढ़ जाएगी। एक्स वैल्यू बढ़ने का मतलब है उसकी पोजीशन ज्यादा हो गई कंपेयर टू राज, इसका मतलब है कि उसने ओवरटेक कर दिया, पीछे से आकर के उसने, सिमरन ने राज को ओवरटेक किया इस पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, हु स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम स्कूल, कौन पहले शुरू करता है चलना। ऑफ कोर्स राज पहले शुरू करता है, ये टी टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक सिमरन स्कूल में ही रहती है और इसके बाद ये शुरू करती है। तब तक राज इस पॉइंट तक, जब सिमरन चलना शुरू करती है तब तक राज ऑलरेडी इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना सफर ट्रैवल कर चुका होता है, तब सिमरन अपना सफर शुरू करती है। समझ में आ गया, ये सिर्फ ये प्रॉब्लम था कैसे करके ग्राफ्स को रीड किया जाता है इसके ऊपर में, ताकि बहुत सारे इंसाइट्स इससे हमें मिले, बहुत कुछ समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट्स में लिखकर बताएं कि क्या नहीं समझ में आया आपको। चलिए अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखिए सेम ग्राफ हमने जो बनाया था पिछली बार वही हमने यहां भी बनाया है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर पोजीशन की जगह वेलोसिटी लिखा हुआ है, यानी ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में टाइम है, यानी ये जो कर्व है अब ये बताता है कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। और अगेन वो चीजें आपको पता ही है, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पर हमने निकाला कि टाइम इंटरवल क्या है, और यहां पर पोजीशन इंटरवल की जगह यहां समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट की जगह चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। यहां से एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है 2 पॉइंट पर हमने मेजर किया कि इस पॉइंट पर टाइम कितना हुआ और उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, और यहां पर इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, और उसको हमने जब चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम निकाला, दोनों को डिवाइड किया तो एवरेज वेलोसिटी मिल गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलेगी, डिफरेंशिएट करेंगे जैसे उस टाइम हमने किया था। तो बेसिकली जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम से डेरिवेटिव करते हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन मिलता है, और वहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ पे जब हमने सेम काम किया था डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिला था, वेलोसिटी। समझ रहे हैं? तो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन की जो इसका जो tan थीटा होगा यानी कि जो स्लोप होगा, इसे ही हम एक्सेलरेशन कहेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है किसी टैंजेंट का, वो एक्सेलरेशन को दर्शाता है। ठीक है, ये एंगल जो मिला थीटा, tan थीटा क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, नॉट पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, अब एक चीज यहां देखिए, अभी तक हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज, और इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब मल्टीप्लीकेशन, राइट। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, देखिए 2 चीजें डिवाइड हो रही हैं, ओके, वेलोसिटी और टाइम डिवाइड हो रही हैं, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन एरिया का मतलब क्या है, 2 चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, 2 डायमेंशन में एरियाज को मल्टीप्लाई करते हैं। वेलोसिटी और टाइम जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जैसे अगर हम बोलेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच में, मतलब टाइम ए टाइम बी अगर है, इसके बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, ये जो एरिया है ये हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये इसके एरिया से हमें पता चलेगा। एरिया कैसे अब एरिया कैसे निकालेंगे, वो कुछ इस तरह से निकालेंगे, वी डी टी टाइम ए टू टाइम टी ए टू टी बी। ठीक है, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ये चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब हमने किया हुआ है। अच्छा, एक चीज और हम समझेंगे, वेलोसिटी जब नेगेटिव होती है, देखिए ये जो लाइन है ये बताती है ओरिजिन से हमने शुरू किया, टाइम बढ़ रही है, तो कभी भी कोई भी चीज इस तरफ नहीं जा सकती है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि टाइम नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा सकता है, इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी नेगेटिव है। और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट कर रही है, जैसे यहां पर हो रहा है। इस पूरी जर्नी में यहां तक पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक में पॉजिटिव वेलोसिटी थी, और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ठीक है, अप टू पॉइंट बी। तो जब हम एरिया निकालेंगे, इस पॉइंट ओ से ए के बीच का जो एरिया है, ये एरिया भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को दर्शाएगा। लेकिन ये जो एरिया है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को दर्शाएगा, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में या फिर जो नेगेटिव साइड है उस साइड में ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। यहां से ये समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। अच्छा, अब अगर कोई चीज रेस्ट में है तो क्या होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक्स एक्सिस पर ही रहेगी ये लाइन, v इक्वल टू 0। वेलोसिटी हर पॉइंट पे 0 है, तो क्या होगा, ये लाइन जो आपकी ग्राफ इसका है वो एक्स एक्सिस पे ही है। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या किया था कि अगर
कोई लाइन या तो एक्स एक्सिस पर है या उससे ऊपर है, हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो क्या होगा, इसका मतलब है रेस्ट। यहां पे देखिए हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ नहीं है, टी एक्सिस पर एग्जैक्टली होनी चाहिए अगर रेस्ट पे है तो। अगर ऊपर है इसका मतलब है तब तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई ना। यहां पर रेस्ट का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस पर यानी टाइम एक्सिस पर होनी चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये रेस्ट में है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऊपर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी है। अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे है इसका मतलब है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, यानी कि ओरिजिन के करीब आ रही है चीजें, ठीक है, यानी कि जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना था उसके ऑपोजिट में मोशन हो रहा है। अच्छा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे जिसे समझ में आएगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां पे देखिए इस केस में जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या दर्शाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि स्लोप जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में ऑलवेज स्लोप जीरो होती है, तो यहां भी स्लोप जीरो है। इंक्लाइंड लाइन हो गया, इसका मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक आएगी, ठीक, सब तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहां पर क्या हो रहा है, ओरिजिन से हम जिसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं एक इनिशियल वेलोसिटी है, हमने जब कैलकुलेट करना शुरू किया इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इसे थोड़ा उठा करके ऐसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी को दर्शाएगा और उसके बाद में वेलोसिटी चेंज हो रही है विद दिस 80। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये ओरिजिन से ही शुरू होगा, क्लियर है। और कहीं पर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप इस तरह से होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव करना है। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब इस स्ट्रेट लाइन का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि हम लोग ऐसे दिखाएंगे ताकि ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज हो, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल का जो टैन होता है वो नेगेटिव होता है। चलिए चीजें समझ में आ गई। प्रॉब्लम, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज मोशन एज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ बिलो। ठीक है, यहां मिसिंग है, ये वेलोसिटी होगी यहां पर ऑफ कोर्स। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर ईच सेक्शन ऑफ द ग्राफ। 3 सेक्शन से दिखाई दे रहा है, तीनों सेक्शन की एवरेज वेलोसिटी हमें पता, एवरेज एक्सेलरेशन हमें पता करनी है। एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द रेस्पेक्टिव टाइम इंटरवल, और उस टाइम इंटरवल पर क्या मोशन है वो हमें बताना है, डिस्क्राइब करना है। एडिशनली कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द टोटल टाइम इंटरवल, और टोटल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन ईच सेक्शन ऑफ द ग्राफ। तो हम मान लेते हैं ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम कितना लगा उसमें। तो पहले सेक्शन 1 को अगर हम देखते हैं तो ए एवरेज सेक्शन 1 के लिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40, 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 20, ठीक है, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अगले सेक्शन में, ये जो सेक्शन है इसमें देखिए वेलोसिटी यहां कांस्टेंट है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी एक ही है। इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी सेकंड सेक्शन में होगी 0। क्यों, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब इस सेक्शन में थर्ड सेक्शन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी, शुरू होता है 40 से, खत्म होता है 0 पर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 0 है ना, इनिशियल 40 था यहां पर, और कितना टाइम लगा 50 to 90 सेकंड, यानी कि 40 सेकंड टोटल लगा, यानी कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थी एवरेज वेलोसिटी 3 सेक्शंस की। यहां पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन है मोशन की, यहां पर 0 है और यहां पर
थर्ड सेक्शन में -1 यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब हमें कहा गया है डिस्क्राइब करने, हर सेक्शन के मोशन को डिस्क्राइब करने। यहां पर समझ में आता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है उसका मोशन, और उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है 20 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से बढ़ करके, डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, लेकिन बढ़ के हो गया 40, यहां पर था 0 मीटर पर सेकंड और यहां पर 40 मीटर पर सेकंड। अब ये 40 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से ये ट्रैवल करेगा कुछ दूरी, और उसके बाद फाइनली ये स्लो होने लगेगा, यानी यहां पर वो एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, एक्सेलरेशन से, और यहां पर रिटार्ड करता है, अगेन स्लो होने लगता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। यानी एक्सेलरेट किया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया और फिर वो स्लो होने लगी ऑब्जेक्ट, और फाइनली जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि रुक गया अपनी जगह पर। यह था पूरा मोशन इस ऑब्जेक्ट का। अब पूछा गया कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे पता लगेगा डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगता है। तो चलिए तीनों सेक्शन का एरिया हम लोग ऐड कर लेते हैं, या फिर ट्रापीजियम का एरिया जो होता है उसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तीनों सेक्शंस का करते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी S, वो क्या होगी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस कितना है 20 और हाइट कितना है 40, ठीक है, प्लस ये एरिया रेक्टेंगुलर है, यानी कि 40 इंटू ये 50 माइनस 20 30, 40 इंटू 30 प्लस अगेन ये ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना है 40 इंटू हाइट कितना है 40। चलिए ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 800। चलिए तो ये हो गया 2400 मीटर। दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ्स को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल मूविंग एज शोन इन द ग्राफ बिलो। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? देखिए यहां पर क्या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 है? नहीं कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? जब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? क्योंकि हम लोग 1D मोशन कर रहे हैं, 1D मोशन है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर या तो इधर या तो इधर, यही दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, और कहीं कर नहीं सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होगा? यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क ये होगा कि ये पार्ट जो है, जो एक्स एक्सिस के नीचे है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर मोशन हो रहा है। लेकिन जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखते हैं, जस्ट ऐड कर देते हैं, दैट्स द डिफरेंस। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो सेक्शन 1 की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, या फिर एरिया जो होगा वो क्या होगा? ये ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20। इसको एडअप करेंगे कितना होगा? 100 प्लस 100 प्लस 50, यानी कि टोटल 250। अब ये सेकंड वाले का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है 20 टू 35, यानी कि 15, और हाइट कितनी है 20। ओके, तो ये हो गया 150। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस
उसमें हम दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 400 मीटर्स। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो सेकेंड एरिया है ये नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा 250 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 100 मीटर्स। क्लियर? अच्छा, और पूछा गया है, और कुछ पूछा गया है? नो। तो दिस इज द आंसर। सिंपल है, समझ में आ रहा है फर्क क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। ये एल्जेब्राइक है, यानी कि यहां पे प्लस माइनस की सेंसिटिविटी है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब फाइनली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है ये टी एक्सिस पर रहेगा। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है तब भी एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि ये टी एक्सिस पर ही रहेगा। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी, लेकिन वो एक्स एक्सिस पर लाइन नहीं करेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे। ऊपर होने का मतलब है एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और नीचे अगर है इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन यहां बढ़ रही है और यहां पर मतलब वेलोसिटी यहां बढ़ रही है और यहां वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में किस तरह, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए। अगर कभी ऐसा होता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फिर हम लोग अलग अलग तरह के शेप्स देख सकते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन बढ़ते जा रही है एक लीनियर वे में तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हो सकता है ऐसा। लेकिन जब तक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को हटा दें अगर, तो तब तक के लिए एक्सेलरेशन की ग्राफ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होगी, या तो एक्स एक्सिस पे हो या तो उसके ऊपर या नीचे हो। स्केच द पोजीशन टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। ओके, चलिए बनाते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं यहां हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर वेलोसिटी कमने लगी, कम होते होते जीरो तक पहुंच गई, उसके बाद डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया मोशन का, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन ऑपोजिट होकर के एक वेलोसिटी एक वैल्यू तक आई, फिर कांस्टेंट हो गई। ये पूरा मोशन है। इसमें कहा गया है कि हमें पता लगाना है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। चलिए कैसे किया जाए इसको, पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं। पोजीशन निकालने के लिए हमें तो पता होनी चाहिए ना वैल्यूज क्या क्या है। तो हर एक इंटरवल पर, यहां पर जितनी इंटरवल है इनको निकाल लेते हैं, नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। ये पांचों जो इंटरवल्स हैं, इन पांचों में हमें पोजीशन की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बिना कैसे होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में तो वैल्यूज फीड करनी होगी ना हमें। तो पांचों की पहले हम निकालेंगे एरिया, ठीक है। एरिया जब हम इसका निकालते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 15 इंटू 30। शॉर्टकट में थोड़ा सा करते हैं 225। ये सेकंड वाले का एरिया कितना होगा 5 इंटू 30 150, ए इंटू 3, थर्ड वाले का एरिया कितना होगा 15 इंटू 30 यानी वही 225। फोर्थ सेक्शन का एरिया कितना होगा, ये हो गया 5 और ये हो गया, यहां पर मेंशन नहीं है, दैट वुड बी -10। तो यहां से 5 यहां से 10 यानी कि 25, और ये फाइनली हो गया फिफ्थ सेक्शन का एरिया 10 और 10 यानी 100। ठीक है, चलिए अब हम लोग एरियाज हमें पता है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, यहां करते हैं, यहां पर ठीक रहेगा।
ये टाइम है इस तरफ और इस तरफ है पोजीशन। ओके, अब यहां पर हम लोग कुछ मार्किंग्स दे देते हैं पहले 15, 20, 35, 40, 50। ठीक, क्योंकि हमें पता है टाइम क्या क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हो गए हमारे मार्किंग्स। अब हमें करना क्या है कि सही सही पोजीशन को फीड करना है। बहुत इजी, पहले हम लोग करते हैं ओरिजिन से शुरू हुआ, वेलोसिटी 0 थी, पोजीशन भी 0 होगा, यहां से ही शुरू होगा। ठीक, अब अच्छा एक काम और है, एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा कैसे समझ में आएगा? एक्सेलरेशन जब हमारे पास इंक्लाइंड लाइन है, इसका मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है तो कुछ इस तरह का पैराबोलिक कर्व होता है, याद होगा आपको। और अगर डिसेलरेशन होती है तो कुछ इस तरह का पैराबोलिक कर्व होता है, ये आपको पता होगा, अभी हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ के ओके। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाले का एरिया कितना था 225 और विथ एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है राइट। तो इसीलिए हम लोग इस जगह पर हम लोग 225 तक इसको ले जाएंगे। इस तरह से एक पैराबोलिक कर्व बना के हम इसे ले जाएंगे 225 तक। अब अगेन ये वैल्यू उतनी ही रहेगी, प्लस इसमें 150 ऐड होगा। ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि पोजीशन है ना, ये तो एरिया है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो 225 प्लस 150, समझ रहे हैं? प्लस 150 जब इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? और ये किस तरह से होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक ऐसे लीनियर ग्राफ बनेगा यहां तक। और ये वैल्यू कितनी होगी? 375। समझ गए? अब ये 35 तक जाता है विथ कांस्टेंट डीसेलरेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? अगेन पोजीशन बढ़ रही है या घट रही है? पोजीशन बढ़ ही रही है, याद रखिए इसको। तो ये ऐसा होगा, इस तरह से, समथिंग लाइक दैट। और यहां पर पोजीशन कितनी होगी? अगेन इसमें 225 ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, इसको मैं दोबारा बना लूंगा, थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं इसको नीचे से थोड़ा सा। अब यहां पर एक कांस्टेंट डीसेलरेशन से क्या हो रहा है? वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब है क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर हमने पोजीशन को इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि ये वाली वैल्यू, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना, एटलीस्ट वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि उसी डायरेक्शन में जा रही है। भले वेलोसिटी कमते जा रही है वो एक अलग बात है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है अलग बात है, लेकिन वेलोसिटी कमते जा रही है लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन यहां तक सेम है। जब यहां जाएंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तब हम लोग पोजीशन भी घटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, तो यहां पर ये पोर्शन का एरिया कितना है? 25। अब ये 25 नेगेटिव एक्सेलरेशन है इस तरह से, तो इसी तरह का ग्राफ बनेगा लगभग इस तरह से कुछ बनाएंगे हम लोग, इसी आर्क को कंटिन्यू करते हुए। ये वैल्यू कितनी होगी? 25 कम हुआ ना, तो ये हो गया 575। अच्छा, ये 375 575 बहुत क्लोज हो गया है, लेकिन आप समझ जाइए। और फाइनली ये जो 40 to 50 हम लोग जा रहे हैं, यहां पर 100 एरिया कम हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और यहां पर वैल्यू होगी 475, क्योंकि 100 हमारा पोजीशन में चेंज आया। तो इस तरह करके एक ग्राफ बनेगा। समझ पा रहे हैं? ये ग्राफ ऑब्वियसली ये परफेक्ट नहीं है, 375 के ऊपर होगा, 475 575। अब इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, तब ये जाकर के बिल्कुल एक परफेक्ट शेप हमें मिलेगा। लेकिन आप लोग समझ गए ये होता कैसे है? ओके, ये हमने बना दिया
डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब पूछा गया है कि हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनाकर दिखाया जाए, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अब बनाते हैं। ये ज्यादा सिंपल है। यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी जब एक इंक्लाइंड लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है वो कैसे पता लगेगा, हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ये कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी है 30, राइट, और चेंज इन टाइम है 15, यानी कि 2 मीटर्स। ये जो A1 होगा ये हो गया 2, A2 कितना होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है 0, A3 कितना होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक है इसीलिए -2, A4 कितना होगा, A4 होगा ये है 10, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 10, एक्चुअली -10, और ये 5, तो वही -2, एक ही स्ट्रेट लाइन है ना इसलिए ये भी सेम होगा, स्लोप सेम है। और A5 कितना होगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां पर बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग मार्किंग दे देंगे 15, 20, उसके बाद है 40। अच्छा, यहां पर मैंने मार्किंग्स नहीं दी, 15, 20, 35, 40 और 50, वहां भी, यहां पर भी हम वही दे देंगे 15, 20, 35, 40 और 50। चलिए, अब हम लोग ड्यूरिंग दिस जर्नी यहां पर एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, यहां पर है 0, यहां पर है नेगेटिव, और यहां पर अगेन 0, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम लोग बनाएंगे। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहां पर ऐसे, यहां पर इस तरह से नेगेटिव होगा ये वाला। क्यों नेगेटिव होगा भाई, क्योंकि इस पूरे जर्नी में B to D 20 to 40 ये नेगेटिव है -2, और फिर यहां पर इस जर्नी में 0। इस तरह से कुछ बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक बार फाइनली रिवाइज कर लेते हैं मोशन ग्राफ्स को और इसको कंक्लूड करते हैं। पहला केस है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, x = 0, v = 0, ये भी x एक्सिस पर रहेगा और एक्सेलरेशन भी 0 है इसलिए ये भी x एक्सिस पर ही रहेगा अगर रेस्ट पर कोई बॉडी है। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है तो क्या होगा, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा इंक्लाइंड लाइन, वेलोसिटी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कांस्टेंट वेलोसिटी शो करने के लिए, और एक्सेलरेशन होगा 0 इसलिए t एक्सिस पर। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। ये इस तरह का पैराबोला है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर नेगेटिव होने से पैराबोला कुछ इस तरह का हो जाएगा। वेलोसिटी इसकी क्या है, एक इंक्लाइंड लाइन है, नॉट हॉरिजॉन्टल, टू शो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव रहेगा एक्सेलरेशन तो क्या होगा, वेलोसिटी एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म डीसेलरेशन होगा तो जैसा मैंने बताया यहां पर इस तरह से होगा, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के नीचे होगा टू शो कि ये कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू है। और इसी के साथ में हमने मोशन ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है। आपको पसंद आया तो जरूर इस पे टिके रहिए। अगला हमारा चैप्टर होने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।